नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे बिहार चुनाव से आ रही बड़ी खबर से। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों के बीच अब बिहार चुनाव में जाति का मुद्दा गर्मा गया है। बिहार में महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान जातिवादी कार्ड खेलने की कोशिश की। रोहतास जिले के डिहरी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में लालू यादव का राज था तब गरीब राजपूतों के सामने सीना तानकर चलते थे। तेजस्वी के इस बयान के राजपूत विरोधी बताते हुए उन पर हमले शुरू हो गए हैं। तेजस्वी के बयान के बहाने अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति गर्मा गई है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। जातिवाद पर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के बयान को सवर्ण जातियों के लिए गाली के समान बताया। सुशील मोदी के मुताबिक आरजेडी बिहार को जाति के आधार पर बांटना चाहती है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। इसलिए आज जो भी कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करता है। और जातिवादी कार्ड बिहार चुनाव में चल निकला है। इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मधुबनी से अमित पांडे हैं, पटना से रवि सिंह जुड़ रहे हैं। मैं सीधे अमित आपका रुख करना चाहूंगी। आपके पीछे कुछ भीड़ भी नजर आ रही है। क्या जातिवाद भी एक फैक्टर है, जैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके पिता के शासनकाल में, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में गरीब राजपूतों के सामने सीना चौड़ा करके चलते थे? कोरोना निकलेगा भाई। देखिए, हमारे साथ यहाँ मधुबनी में हम मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। लाली, माफ़ कीजिएगा, हम दरभंगा में, मधुबनी क्रॉस करके दरभंगा में हम आ गए हैं, दरभंगा में मौजूद हैं। और ये बताइए कि लालू राज में जो राजपूतों के सामने गरीब सीना चौड़ा करके चलते थे, ऐसा तेजस्वी ने कहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, उस समय में हुआ था कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ज़्यादा जो है ना गरीबों के साथ जो है ना मैंने अत्याचार करता था, जुल्म करता था। उसके आधार पर तेजस्वी यादव बोला है चीज़, अगर बोला है अब किसी के सामने किसी का सीना चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और सीना चौड़ा करके नहीं चलना चाहिए। सबका हक है बराबर, सबको एक साथ देना चाहिए। इस तरीके से जाति सूचक जो बयान है, क्या देना चाहिए नेताओं को? नहीं, क्या कहना है आपका? एकदम सही कहना है, ये सब गलत बात है, ये सब होना नहीं चाहिए। बीजेपी ने इस पर हमलावर रुख अख्तियार किया है। बीजेपी ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। एकदम सही बात बोला है बीजेपी वालों ने जी। तो ये मधुबनी की जनता थी, इनका ये कहना है कि इस तरीके से बयान से, ऐसे बयान से नेताओं को बचना चाहिए और मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। शेष जी, चुनाव के पहले चरण से ऐन पहले तेजस्वी यादव के जरिए इस जातिवाद कार्ड का जो असर है वो कितना नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है? क्योंकि सुशील मोदी तो साफ कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अब नहीं होने वाली राजनीति। नहीं, वो तो शुरू से अगड़ा पिछड़ा की चक्कर में ही है। उनका तो पूरी राजनीति जो है अगड़े पिछड़े की है। कर्पूरी बाबू की बात अलग है, कर्पूरी ठाकुर की अलग राजनीति, तो सबको साथ लेके चलते थे। लालू यादव ने तो शुरू ही अगड़ों के सवर्ण भूरा बाल कह देते, भूमि, राजपूत, लाला और ब्राह्मण। तो ये भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण और लाला कायस्थ थे, चार को ये खत्म करने की बात फ्रॉम द डे वन कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन तेजस्वी का अंदाज नहीं है कि माहौल बहुत बदल गया है। बहुत बड़ी संख्या में जो पिछड़ी जातियां हैं वो उनके खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी की जातियां उनके खिलाफ हैं, और वो विशाल विकासशील इंसान पार्टी वाले खिलाफ हैं। ये विरोध कर रहे हैं सारे लोग। तो इसमें वो 1991 के बाद जो मंडल के बाद की जो राजनीति है उसमें तो अपर कास्ट का विरोध करके सरकारें बनती रही हैं, लेकिन अब तो नीतीश कुमार का ही बहुत बड़ा सपोर्ट बेस अपर कास्ट का है। तो इसलिए अपर कास्ट और लोअर कास्ट के मामले में मुझे लगता है वो गलती कर रहे हैं। लेकिन इसको ये लोग हवा जो दे रहे हैं सुशील मोदी, इनसे जो जब मुद्दा नेशनल इश्यूज को ला चुके हैं लोग,
नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और लोग, चीन की बात हो रही, दुनिया भर की बात हो रही, तो उसमें ये क्यों लोकल राजनीति में काहे को ये पड़ गए? रविशंकर प्रसाद ने सीधे सीधे आईटी की बात की है। तो वो बिहार में ये होता है तो ये बहुत बुरा होता है, वहां इस पे हिंसा भी होती है, इसलिए इससे बचने की बहुत सख्त जरूरत है। भूरा बाल के खिलाफ आप कैंपेन चला के, ठीक है, मेरे साथ शेष जी रवि भी है। ये जातिवादी कार्ड का कितना असर जनता के बीच होता है इस खास तौर पर इस चुनाव में, जहां पर जो केंद्र के मुद्दे हैं वो बहुत हावी दिख रहे हैं, जिस तरह से कैंपेन बीजेपी कर रही है। लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव में अब जाति की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव के राज की याद दिलाई। उन्होंने हमला बोला कि बिहार में 15 साल पहले चुनावी सभाओं में जाति और धर्म की बात होती थी, समाज को बांटने की बात होती थी। 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा, ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा, मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे? बताइए। समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमारे साथ रवि पटना से जुड़े हुए हैं। रवि, जरा ये बताइए, आज के दौर की बदलती राजनीति में बिहार में चुनाव क्या जाति के आधार पर हो रहे हैं? वहां की जनता क्या रुख रखती है जाति कार्ड को लेकर? प्रीति, पटना में है हम और यहाँ पर लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब लालू प्रसाद यादव का शासन था बिहार में तो उस समय राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था। आपको लगता है कि जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है? नहीं, जाति के आधार पर कोई चुनाव अभी नहीं हो रही है। बट लालू प्रसाद ने जो समाज में कुरीतियां थे उस समय कुछ उन्होंने सामाजिक न्याय की परिभाषा बुलंद की। सिर्फ मतलब किसी जाति विशेष की बात नहीं है। जो लोग जो इस बयान को कैसे देखते हैं उनके? इस बयान को मैं जो देख रहा हूँ, क्या बताया है वो बयान में? उन्होंने कहा है कि राजपूतों के सामने गरीब सीना चौड़ा करके चलता था उसमें। नहीं, इस तरह का कुछ बात नहीं है। उन्होंने दिया है बयान। आप कैसे देखती हैं इसको? क्या देखिए, बदलाव होना चाहिए। अभी युवक है तो ये बताइए, आप लोग बताइए जरा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीब सीना चौड़ा करके चलता था राजपूतों के आगे जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। हाँ, ये बात तो सत्य है कि थोड़ा वॉइस दिया था उन्होंने, बट वॉइस देने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली क्या है, प्रोग्रेस मैटर करता है, सबस्टेंशियली प्रोग्रेस मैटर करता है। और वो ठीक है, उन्होंने नीचे तबके को उठाया, अपलिफ्ट किया। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार ये भी कहते हैं कि भाई विकास के नाम पर ही इस बार हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब वो जात पात का भी कार्ड फेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स का तो कोई मोरल होता नहीं है सर। वो तो मैंने डिवाइड एंड रूल, पॉलिटिक्स उसी को कहते हैं, टाइम पे जो बात बदल दी जाए उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। और जहाँ तक बिहार के विकास की बात, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। थोड़ा मोड़ा नीतीश कुमार के इसमें हुआ है, बिहार जैसे था वैसे ही है। वैसे ही है। आप मानते हैं कि जातीय समीकरण इसमें हावी है चुनाव में? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उस समय के बारे में तो हम अभी नहीं बता सकते। जाति समीकरण को तो नहीं आगे लिया जा सकता है पॉलिटिक्स में। और लोगों से बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि जैसा अभी हम पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है कि जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है? जाति के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। सरकार बदलाव के आधार पर हो रहा है और जो बेरोजगारी है उस पर हो रहा है। आप बताइए। मेरे बदल से पूछे ना। ठीक है। तमाम लोग ये मानते हैं कि एक आवाज मुझे सुनाई पड़ी, उस आवाज को मैं समझ पा रही हूँ। चरित्र और संस्कृति बदल गई है, अब विकास की ओर चल पड़ी है। इसको हमको समझना चाहिए। अब आपको पता होगा, पिछले बार 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था प्रधानमंत्री। दिया था कि नहीं दिया था? चर्चा की थी कि नहीं की थी? तो उस समय लोग बोलते थे ये तो जुमला है, जुमला, ये ना होई, कौन करेगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? आज मैं आपको बताने आया हूं कि 1,25,000 करोड़ तो छोड़ दो,
उसके ऊपर से 40,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती में पिछले 5 साल लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1,000 करोड़ रुपए हमारी शिक्षा पर लगा। उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से देखा जाए 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर लगा, 1600 करोड़ रुपए बिजली पर लगा, 14,000 करोड़ रुपए सड़क पर लगा, 54,000 करोड़ रुपए हाईवे पर लगा और उसी तरीके से टूरिज्म पर 6,000 करोड़ रुपए लगा और साथ साथ हवाई अड्डे के लिए 2,700 करोड़ रुपए लगा। और इसमें दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 1,200 करोड़ रुपए नहीं है। आपके मेडिकल कॉलेज में खर्च होने वाला 500 करोड़ रुपए नहीं है। आपके यहाँ ट्रॉमा यूनिट पर खर्च होने वाला 500 करोड़ अलग से है। इस तरीके से 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए अलग से दिया गया है। ये मैं छाती ठोक करके मोदी जी की तरफ से बिहार की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं, आपके सामने इसको बताने आया हूं। बताइए, ऐसे कोई बताता था पहले? कोई आता था नेता बताने के लिए? कहते थे वायदे तो होते ही भूलने के लिए है और भुलाने के लिए। लेकिन अब ये नई संस्कृति आई है, नया काम आया है, नए तरीके से काम करने का जोश है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये कोविड आया, किसी को बोल के आया था क्या? कोई जानता था इससे कैसे लड़ा जाएगा? क्या देश तैयार था इससे लड़ने के लिए? अमेरिका जैसा देश, आज ट्रंप चुनाव लड़ रहा है, वहां बिडेन उसको घेर रहा है इस बात को कह करके कि तुमने कोविड की मैनेजमेंट ठीक से नहीं की। अमेरिका जैसा देश जो स्वास्थ्य में हमसे अच्छा था, वह भी उसकी भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। चरमराई कि नहीं चरमराई? सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा डेथ वहां हुआ कि नहीं हुआ? सारा यूरोप मुसीबत में पड़ गया। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को समय पर लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचाया और बोल्ड डिसीजन लेकर के भारत को आगे निकाला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और क्या था, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन केस का डबल होना, संख्या डबल हो जाना 2 दिन में हो जाता था। आज 72 दिन से 75 दिन से ज्यादा होता है केस डबलिंग में। आज हमारी रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस दिन कोरोना आया था उस दिन हमारे टेस्ट करने की कैपेसिटी 1500 थी। कोरोना के 3 महीने के लॉकडाउन में मोदी जी ने देश को तैयार किया। आज 15 लाख प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं कोरोना की। इस बात को हमको समझना चाहिए। कहां 1500 और कहां 15 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग। उस दिन हमारे पास जो टेस्टिंग लेबोरेटरी थी वो सिर्फ एक थी। आज 1600 टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास है। उस दिन हमारे पास ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक भी नहीं था, एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड है और 3.5 लाख वेंटिलेटर है। ये हमारी तैयारी है। उस समय भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर बना लिया भारत ने, भारत के उद्यमियों ने। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक भी नहीं था, बाहर से आता था, विदेश से, एक भी भारत के पास नहीं था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारत बना रहा है और दुनिया को दे रहा है। इस बात को समझना चाहिए। पैरासीटामोल की दवाई, HCQ की दवाई भारत ने अपने लिए तो रखा ही रखा, लेकिन 150 देशों को पहुंचाने का काम किया तो भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। यह कोविड का मैनेजमेंट हुआ है। आप बताइए, लॉकडाउन लग गया, लोगों को मुसीबत आई, तो क्या 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का इंतजाम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये व्यवस्था कैसे हुई? ये इसलिए हुई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,75,000 करोड़ रुपए दिया गया। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर दिया गया मुफ्त। 20 करोड़ की बहनों को 500-500 रुपए 3 महीने के लिए दिया गया ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सके। 1,000 रुपए 3 महीने के लिए, 3,000 रुपए दिव्यांग भाई के लिए,
हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी विधवा बहनों के लिए उसका भी इंतजाम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर बता रहे थे उन पैकेजेस के बारे में जो बिहार की जनता को दिए गए। और कोरोना वायरस की लड़ाई में जहां दुनिया में बड़े से बड़े देश धराशायी हो गए, वहां भारत ने अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद उस पकड़ को, उस रफ्तार को, इलाज को बेहतर करने की कोशिशें की। और कई बार ऐसा हुआ, कई मौके ऐसे आए जब भारत ने दूसरे मुल्कों से अच्छा किया, यहां तक कि हमारे देश से दवाइयां तक दूसरे मुल्कों तक गई। लेकिन एक बार फिर से मैं उस जातिवादी कार्ड की बात करना चाहूंगी जिस कार्ड को खेलते हुए आज तेजस्वी यादव नजर आए हैं। और शेष जी का रुख करूंगी। शेष जी, अभी हम सुन रहे थे पटना की जनता की आवाज, जिसमें एक शख्स ने बोला कि राजनीति में नैतिकता नहीं बची है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। तो ये जातिवादी कार्ड ऐन पहले चरण के चुनाव से क्या चलेगा तेजस्वी यादव का? मुझे लगता है कि चलेगा नहीं, क्योंकि जाति के आधार पर जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनका अगड़ा पिछड़ा की कोशिश वो कर रहे हैं, अगड़ी पिछड़ी जातियों में कुशवाहा उनके साथ नहीं है। मायावती की पार्टी वहां लड़ रही है, रामविलास पासवान की अलग पार्टी लड़ रही है, नीतीश कुमार खुद पिछड़ों के एक बड़े वर्ग के हैं। तो उनके पास वही कुल मिला के यादव बचता है जो उनके पास है, उसमें भी पप्पू यादव काम कर रहे हैं और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में और उत्तर बिहार में लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के वो जाति वाला कार्ड मुझे ऐसा लगता है वो डेस्परेट साइन है, क्योंकि जब लालू जब बात करते थे सारे लोग साथ होते थे और सब जातियां, बैकवर्ड जातियां त्रस्त थी बाबू साहब लोगों से, बाबा जी लोगों से। तो ब्राह्मणों और राजपूतों का, भूमिहारों का जलवा होता था। तो वो चीजें अब नहीं है, क्योंकि अब पिछले मंडल के 25 वर्षों में पिछड़ी जातियों के बहुत सारे लड़के बड़े अफसर हो गए हैं। तो शोषण का जो वो पैमाना था कि लोगों को नौकरी नहीं मिलने पाती थी, ऐसा स्कीम बनी थी, वो अब सब खत्म हो गया है। 25 साल से IAS PCS में भरे हुए हैं, लोकल लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में है। तो वो मुझे लगता है वो उस लेवल पे अपील नहीं करेगा जैसे पहले करता था। हाँ, जो मुद्दे हैं, रिश्तेदारों का मुद्दा इन्होंने जब चला तो अब चूंकि कर चुके थे, गलती कर चुके थे, बोल कर चुके थे, तो ये इसको तो बताओ जिस कैंडिडेट के यहाँ प्रचार करने गए थे वो शायद खुद ही तो ये तो अपने आप में ही सेल्फ गोल हो गया शेष जी कि जिस कैंडिडेट के लिए प्रचार करने जा रहे हैं आपने उसकी पहले जाति नहीं देखी और जाति कार्ड जनता के बीच फेंक दिया। खैर चलिए मैं रुक करना चाहूंगी अमित का। अमित, जातिवादी कार्ड जनता के बीच चलेगा इस बार बिहार में? दरभंगा की जनता से हम जानते हैं कि क्या इस पर उनका कहना है। जातिवाद कार्ड, जातिवादी पर राजनीति है, वो क्या इस बार चुनाव में चलेगी? आप प्रभावित हैं उससे? नहीं, कोई जातिवाद क्यों? जात-पात से यहाँ लेना क्या है? हम सब भाई हैं, सबका हक है, सबका हक बराबर है। यहाँ हम सब साथ रहते हैं, तो हमको जात-पात से क्या लेना देना है? ऐसे में नेताओं की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? ऐसा अगर नेताजी अगर बोल रहे हैं तो अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी वो मार रहे हैं, उससे उसका वोट बैंक जो भी होगा वो खत्म होगा, बढ़ेगा नहीं। कभी भी जिंदगी में वो राज नहीं कर सकते हैं। अगर आदमी अगर सवर्ण अगर ऐसा अगर विचारधारा अगर सोच ले कि उस पार्टी को हमको वोट नहीं देना चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये बताइए कि ऐसे में नेताओं की क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? नेता का जो भी जिम्मेदारी मान लिया वो अगर बोले हैं ऐसा बात तो बहुत ही गलत बात बोले हैं जी। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए नेताओं की? ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। उनके पार्टी में भी राजपूत लोग हैं, उनके पार्टी में भी साथ है, लेकिन वो अब इससे पहले जो था समस्या जो छोटी जाति पर, उसके बेस में बोले होंगे, ऐसा कोनो नहीं है। तो जो शेष जी कह रहे थे वही चीज यहाँ पर दरभंगा की जनता अपने व्यूज देते हुए, अपने विचार व्यक्त करते हुए। बिल्कुल। रवि, आपके पीछे खिलौने वाला दिख रहा है, जितने रंग उसमें दिख रहे हैं, राजनीति में चुनाव इस वक्त बिहार जिस क्षेत्र में हो रहा है उतने ही रंग उसमें भी नजर आ रहे हैं। जरा बताइए, जो नया रंग जातिवाद का खेलने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, इफेक्टिव है? पटना की जनता क्या सोचती है? प्रीति, मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा जो पटना की जनता है। चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस समय तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जब सरकार थी बिहार में तो उसमें राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने। लालू यादव के आने के बाद ही
बैकवर्ड लोगों के बोलने की आजादी मिली है, नहीं तो फॉरवर्ड के आगे तो चलने बसने नहीं देते। लेकिन इस तरीके का बयान देना चाहिए इसमें। वो तो कहते हैं कि विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। नहीं, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। विकास तो हुआ कहाँ है? हाँ। विकास हुआ कहाँ है? आप यहाँ टाउन छोड़ के थोड़ा और एरिया में जाइए, कोई विकास नहीं हुआ। और लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, कहा है कि राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी पहले अपना आकलन करें, हाँ। बाद में फिर दूसरे पर बयान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। लालू जी क्या किया 15 साल में बिहार के लिए, वो जग जाहिर है, और अभी क्या हो रहा है वो भी जग जाहिर है। आप मानते हैं कि जातीय समीकरण चलेगा इस चुनाव में? देखिए, जातीय समीकरण के लेके जो शिक्षित हैं वो तो जातीय नहीं करेंगे, जो मतलब है नहीं वो तो जातीय करेंगे ही। आप क्या मानते हैं? आप बताइए ना। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि जातीय समीकरण चलेगा इस? तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था लालू की जब सरकार की। तो नहीं, इस बार तो जाति होगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि 15 साल जो नीतीश सरकार का राज रहा उसमें बहुत से बेरोजगार रहे हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है। हाँ। एक सड़क के अलावा, कुछ बिजली के अलावा, बाकी जो बेरोजगार मतलब युवक हैं उनके लिए वो कुछ नहीं किए। बाढ़ हुआ, ये पटना में आपका देखा जो मतलब जो बाढ़ आई, पानी का जो बहाव था, या फिर मतलब कोरोना का हुआ, या कोई भी मुद्दा पे वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कोशिश की है कि जातीय समीकरण का कार्ड खेला जाए। जातीय समीकरण में तो इस बार कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई जब लालू की सरकार थी तो उसमें राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था। नहीं, अब देखिए, बयानबाजी में तो ये सब कुछ भी बुला ही जाता है, मगर उनका भी तो कहना मतलब गरीब को उठाने का बात हो रहा है बस, और क्या। अगर इस एक तरफ से देखें तो गरीब को उठाने की भी बात कर रहे हैं वो। लेकिन आप मानते हैं कि चुनाव में एक फायदा लेने के लिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? देखिए, फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजपूत के खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीब के। अगर नहीं बोलते हैं तो फिर अब इसमें अब भले ही जात शब्द यूज हो गया कि राजपूत के खिलाफ, लेकिन हमें तो लगता है कि गरीबों को उठाने की बात हो रही है। आप क्या मानते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजपूतों के आगे गरीब सीना चौड़ा करके चलता था जब लालू की सरकार थी। तेजस्वी यादव ने कहा लालू की सरकार जब थी तो हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये चीज पता है कि लालू जी ने 1990 के दशक में कुछ वैसा किया था जो पहले सुनते थे कि छोटे लोग जो दलित वर्ग के। बार बार नेता कहते हैं कि अब जाति के नाम पर जो है वोट नहीं मांगेंगे, अब विकास के नाम पर मांगा जाएगा। तो क्या उन्होंने कोशिश की है इसको मोड़ने की उस तरफ? नहीं, ऐसा तो वो कोई कोशिश नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ बिहार में तो ज्यादातर जातिवाद पे ही वोट मिलता है। चलिए, मिली जुली राय आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जातिवादी नहीं बल्कि गरीब तबके को आगे लाने का जिक्र जरूर तेजस्वी ने किया है, लेकिन कई लोगों ने ये माना है कि विकास के मसले पर इस बार का चुनाव होगा और मतदाता इसी आधार पर वोट करेगा। बिहार चुनाव में अब जाति की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव के राज की याद दिलाई है। उन्होंने हमला बोला है कि बिहार में 15 साल पहले चुनावी सभाओं में जाति और धर्म की बात होती थी, समाज को बांटने की बात होती थी। 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा, ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा, मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे? बताइए। समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए। शेष जी, जेपी नड्डा चाल, चरित्र और चेहरे की बात कर रहे हैं जो बीजेपी की वजह से बदला है, लेकिन एक वही पर्सपेक्टिव 15 साल शासनकाल का लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी भी दिखा रहे हैं। दोनों ही जाति को बता रहे हैं कि किस तरह से जाति के आधार पर चुनाव होता रहा है, लेकिन दोनों का जो वोट है वो अलग अलग मुद्दों पर है। इस राजनीति को बिहार की जनता किस तरह से समझ रही होगी? देखिए, यहाँ नेशनल लेवल पे जब इन्होंने मंडल की पॉलिटिक्स चली थी
वीपी सिंह के साथ थे ये श्री रामविलास पासवान और शरद यादव के बड़े एडवाइजर थे। जब उन्होंने मंडल की कमीशन चला दिया तो फिर कमंडल चल गया था। अब आप वेट करिए, वो बृहत्तर हिंदू समाज को एक करने की बात करेंगे और उस लफड़े में जो पड़ गए हैं तेजस्वी बाबू, सारे लोग हिंदू होते हैं, राम मंदिर का इश्यू अब आएगा, आप देखते रहिए, और उसमें वो अपनी जाति लेके बैठे रहे, मुसलमानों के कुछ वोट ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि विकास और बेरोजगारी पे जो लगे हुए थे, अगर उसी पे लगे रहते तो उनका फायदा होना था। जाति के मुद्दे को लाके जातियां पहली जैसी शोषित पीड़ित नहीं, अब आदमी बताता रहा है कि वो केदार जब हम लालू ने ये सब किया होगा तो हम बहुत छोटे थे, हमको पता नहीं, अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले जो शोषण था छोटी जातियों का बड़े आदमियों के सामने, क्योंकि खेती वहां भूमि सुधार हुआ ही नहीं बिहार में ना, 10-10 हजार एकड़ जमीन लोगों के पास थी। गिद्धौर महाराज के पास, डुमराव महाराज जहाँ हैं आप, वहां पे तमाम लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, इन लोगों गरीबों के पास कुछ नहीं होता था। तो वहां से मामला चला था, लेकिन पिछले 30 साल में मंडल के बाद बहुत कुछ बदल गया है और वो जाति वो अपील मेरा ख्याल हो नहीं। और दूसरा, इनको ये अभी 2 साल थे नीतीश कुमार के साथ, और जिस तरह से नीतीश कुमार क्यों भागे, नीतीश कुमार इनको साथ लेके आए थे, इनको भी बनाया था, लेकिन नीतीश कुमार घबराए कि हर मामले में ये लोग अपना वही पुराना हिसाब चला रहे थे, लालू रबड़ी राज चला रहे थे। तो उससे घबरा के नीतीश कुमार ने फिर जाके, जबकि नरेंद्र मोदी को अपमानित भी कर चुके थे 2009 और 10 के चुनाव में बिहार में उसने नहीं दिया था, उन्होंने एनडीए से कहा वो आएंगे तो फिर हम गड़बड़ कर देंगे। तो वहां से चल के आज श्रद्धेय नरेंद्र मोदी तक बेचारे वो पहुंचे हैं, और ये वहां आज ये विकास और बेरोजगारी के मुद्दे को बना के चुनाव लड़ रहे थे, इनका मजबूत चुनाव ठीक चल रहा था। लेकिन जब आप पिछले 25 साल के लालू राज में जाएंगे तो यानी कि शेष जो आप अभी तक विश्लेषण कर रहे हैं उसके आधार पर अभी तक सही लाइन लेंथ में बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव अब कुछ हद तक लूज बॉल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये लूज बॉल बिहार की जनता भी समझ रही है, या फिर उन्हें फिर भी उनमें कुछ ऐसी खूबियां लग रही है उनकी पार्टी में जो बेहतर विकल्प हो सकता है, और एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है, क्या वो इफेक्ट करेगा? इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन बिहार की सियासी फिजाओं में शराबबंदी का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। शराबबंदी को लेकर एलजेपी ने चिराग पासवान के आरोप के बाद अब सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अवैध शराब के धंधे में शामिल लोग सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और इतना ही नहीं, शराबबंदी का ये मामला बिहार की सियासत में इस कदर गर्मा चुका है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शराबबंदी का विरोध करने वालों पर हमलावर हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। बिहार में शराबबंदी पर सियासी संग्राम। नीतीश सरकार पर एलजेपी का बड़ा आरोप। एलजेपी के आरोप पर नीतीश का पलटवार। बिहार के चुनावी समर में शराबबंदी के मुद्दे ने ऐसा जोर पकड़ा कि सियासी संग्राम मच गया। चुनाव प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जब शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार पर वार किया, तो बिहार में इस ऐतिहासिक फैसले के नायक नीतीश कुमार से भी रहा नहीं गया। उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। दरअसल चुनाव के मौसम में शराबबंदी को हवा देने का काम किया चिराग पासवान के इस ट्वीट ने। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया है। भव नीतीश।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले शराबबंदी लागू किया था, जिसको लेकर इस बार के चुनाव में सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बड़ा हमला किया है नीतीश सरकार पर और कहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान का आरोप ये भी है कि नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रियों को इस बारे में पता है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब सारी, और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? शराबबंदी को लेकर मचे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी भी मोर्चा संभाल चुकी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने जहां चिराग पासवान को बहका हुआ करार दिया, वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने चिराग पासवान पर ओछी सियासत करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव-गांव में घूमते थे। भोजपुरिया आदमी है हम, कोनो गांव बचल ना बा, और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गई रहे हर तरीके से तबका के लोग, और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शराब पर लगी पाबंदी को खोलने के खिलाफ बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या शराब भारत की संस्कृति है। नहीं, इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है ऐसा मैंने सुना, पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्षाय परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो। वहीं चुनावों में उठे शराबबंदी के इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी लपक लिया। नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। और बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और अब एक जरूरी जानकारी, कल से टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा